व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का मिडलाइन टेस्ट पेपर। ठीक है, मिडलाइन टेस्ट पेपर आ चुका है आपका और इसके पहले आपका बेसलाइन टेस्ट पेपर भी हो चुका है कक्षा 9वीं का। तो यदि आपने बेसलाइन टेस्ट पेपर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, यहाँ चैनल पर दे रखा और इसकी लिंक भी यहाँ दे रखी है। अब हम मिडलाइन टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कक्षा लिखनी है 9वीं, इसके बाद दिनांक लिखना जिस भी दिनांक को आपका टेस्ट पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपका नाम आएगा, स्कूल का नाम यहाँ आएगा और उसके बाद आपको भरना है लड़का या लड़की में से जो भी है वो भरना है। यहाँ पर स्तर बताना है, तो यह आपकी कॉपी मतलब यह पेपर चेक करने के बाद भरा जाएगा आपके टीचर के द्वारा। टेस्ट का पहला जो क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन तो जो दे रखे हैं, इसमें से जो सही उत्तर है वह है पहला वाला 8 डिग्री 6 कला उत्तर से 37 डिग्री 6 कला उत्तर तक। यह पहला आंसर राइट है, तो ये उत्तर में लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रमुख शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो भारत का जो प्रमुख शीत मरुस्थल है वह है लद्दाख। ठीक है, यह उत्तर आएगा इसमें लद्दाख। सवाल आंसर राइट है, तो उत्तर यह लिख देंगे हम लद्दाख। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है वह है, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी 2 प्रमुख नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो ऑप्शन जो है गोदावरी और कृष्णा, गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, कावेरी और महानदी। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसका सही उत्तर है नर्मदा और ताप्ती, उत्तर आएगा। इसके बाद चौथा जो है रिक्त स्थान है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें आज के आधुनिक देश शामिल है। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ आएगा भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है, इसमें आज के भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक देश शामिल है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिखना है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ रिक्त स्थान में आएगा यह। इसके बाद अगला 5वां है, भारत में कानून बनाने का कार्य द्वारा किया जाता है। तो भारत में कानून बनाने का कार्य संसद द्वारा किया जाता है, तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे संसद। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा है यहाँ रिक्त स्थान में आएगा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। इसके बाद अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भाग है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है, तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना 25। तो यहाँ पे हमें यह भी पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 22 भाग थे, जो संशोधनों के बाद वर्तमान में 25 हो चुके हैं। इसके बाद अगला है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण से हुआ है। तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण या रिक्त स्थान में आएगा प्रवाल से हुआ है। इसके बाद है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित तिथियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको क्रम से हमें यहाँ जमाना है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, कालानुक्रमिक क्रम पुराने समय से नए समय की ओर। तो सबसे पहले आएगा 500 ईसा पूर्व, फिर 200 ईसा पूर्व, फिर 100 ईस्वी और उसके बाद 224 ईस्वी। तो इस प्रकार इसको हमने क्रम से जमा दिया है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, ऋग्वेद में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को सप्त सैंधव क्यों कहा गया है। ठीक है, सप्त सैंधव क्यों कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, ऋग्वेद में इस क्षेत्र को सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि कहा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 प्रमुख नदियां बहती थी। ये नदियां थी सिंधु, वितस्ता मतलब जिसे झेलम कहते हैं, असिकनी मतलब चेनाब, परुष्णी मतलब रावी, विपाशा मतलब व्यास नदी, शतद्रु मतलब सतलुज और सरस्वती। तो यदि आपको 7 नदियों के नाम याद नहीं रहे तो आप केवल ये लिख सकते हो कि ऋग्वेद में इस क्षेत्र को सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि कहा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 प्रमुख नदियां बहती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, छत्रपति शिवाजी के प्रश्न है,
छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उनके कार्य लिखिए। तो इसके कार्य लिखने हैं हमें। अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के प्रशासन में एक मंत्री परिषद थी उसके। तो उत्तर है अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों का समूह राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देता था। इसके प्रमुख मंत्रियों के कार्य निम्नलिखित थे। इसमें पहला है पेशवा, जो कि प्रधान था पेशवा। इसके कार्य थे राज्य के सामान्य प्रशासन की देखरेख करना और राजा की अनुपस्थिति में कार्य संभालना, ये पेशवा के कार्य थे। दूसरा है अमात्य, जिसे मजूमदार भी कहते थे। इनका कार्य था राज्य के आय व्यय और वित्त व्यवस्था का हिसाब रखना। तीसरा है सर ए नौबत, जिसे सेनापति कहा जाता था। सेना का संगठन, भर्ती और युद्ध का नेतृत्व करना, ये इनके कार्य थे। इसके बाद थे न्यायाधीश और पंडित राव, जो कि क्रमशः न्याय व्यवस्था संभालना और धार्मिक और दान संबंधी कार्यों को देखना, ये इनके कार्य थे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है, किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हो तो उस क्षेत्र में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कम वर्षा होने पर निम्नलिखित मुख्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। पहला, सूखा और अकाल। पानी की कमी के कारण फसलें सूख जाती है, जिससे खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। दूसरा है पेयजल संकट। कुएं, तालाब और नदियां सूखने से इंसानों और पशुओं के लिए पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है। तीसरा है भूजल स्तर का गिरना। जमीन के अंदर का पानी बहुत नीचे चला जाता है। चौथा, आजीविका का नुकसान। किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किन प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो इसका उत्तर है, वर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसमें पहला चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। बिहार के नील किसानों के समर्थन में उनका पहला आंदोलन। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। गुजरात के किसानों की लगान माफी के लिए आंदोलन। तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए भूख हड़ताल इसमें हुई थी। चौथा, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 के बीच हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी पहला बड़ा आंदोलन था यह। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में था। नमक कानून तोड़कर दांडी मार्च के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। और इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो के नारे के साथ अंतिम बड़ा आंदोलन। तो ये छठा आंदोलन था, 6 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, झूम कृषि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि झूम कृषि, या जिसे स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो झूम कृषि जो है खेती का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें किसी वन क्षेत्र के वृक्षों और झाड़ियों को काटकर या जलाकर भूमि साफ कर ली जाती है। इसके बाद राख मिली मिट्टी पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। जब उस भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जंगली टुकड़े को साफ करके वहां खेती करने लगते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 16 है, आदिवासी समाज में दिकू किसे कहा जाता है, समझाकर लिखिए। तो उत्तर है आदिवासी समाज, विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल के बारे में यहाँ बात हो रही है मुख्य रूप से। तो आदिवासी समाज में दिकू शब्द का प्रयोग बाहरी लोगों के लिए किया जाता था। इनमें ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार, साहूकार, व्यापारी और मिशनरी शामिल थे। आदिवासी ने अपनी गरीबी और दुर्दशा का मुख्य कारण मानते थे, क्योंकि साहूकार उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हथिया लेते थे और ब्रिटिश सरकार ने वनों पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए आदिवासी समाज में दिकुओं को शोषक या शत्रु के रूप में देखा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है, इतिहास के बारे में जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित है। इसमें पहला अभिलेख और शिलालेख, पत्थरों, खंभों, गुफाओं की दीवारों या ताम्रपत्रों पर खोदे गए लेख, जैसे सम्राट अशोक के अभिलेख। दूसरा सिक्के, प्राचीन राजाओं द्वारा चलाए गए सोने, चांदी या तांबे के सिक्के जो उनके शासनकाल और आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। तीसरा स्मारक और ऐतिहासिक भवन, इसमें है प्राचीन मंदिर, किले, महल, स्तूप और प्राचीन नगरों के खंडहर जैसे हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। चौथा उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण और मूर्तियां। तो ये सारे ही इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किन्हीं दो के एक एक कार्य लिखिए। तो हमें कोई से भी दो के एक एक कार्य लिखना है, तो इसका उत्तर है सरकार के किन्हीं दो अंगों के कार्य इस प्रकार है। तो हम लिखेंगे विधायिका और कार्यपालिका का कार्य। विधायिका में लिखेंगे विधायिका का कार्य देश या राज्य के संचालन के लिए आवश्यक नए कानूनों का निर्माण करना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। इसके बाद है कार्यपालिका का कार्य विधायिका द्वारा पारित किए गए कानूनों, नीतियों और योजनाओं को देश में सुचारू रूप से लागू करना और शासन चलाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर बताएंगे। तो पहले हम लोकतंत्र लिख के इसमें लिखेंगे, इसमें शासन की शक्ति देश की जनता के पास होती है, जनता वोट डालकर अपने नेताओं को चुनती है और सरकार जनता की बात सुनने के लिए मजबूर होती है। इसके बाद हम लिखेंगे राजतंत्र, इसमें शासन की पूरी कमान राजा या रानी के हाथ में होती है, राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है और वह अपनी मर्जी से फैसले लेता है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां, 1857 का विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था। विद्रोह शुरू होने के तात्कालिक कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है 1857। जो शुरुआत है 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसके तात्कालिक कारण में हम लिखेंगे अंग्रेजों ने सेना में जो नई राइफलें शामिल की थी उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की खबर फैल गई थी। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। प्रश्न नंबर 21वां देखेंगे, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है जब कोई शक्तिशाली या विकसित देश अपनी सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक ताकत के बल पर किसी दूसरे कमजोर देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उसका आर्थिक शोषण करता है, तो इस नीति को साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, जब कोई शक्तिशाली या विकसित देश अपनी सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक ताकत के बल पर किसी दूसरे कमजोर देश को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसका आर्थिक शोषण करता है, तो इस नीति को साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करना, तो यह साम्राज्यवाद का ही हिस्सा था। प्रश्न नंबर 22वां देखेंगे, राज्य स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर है राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होते हैं। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और नौकरशाही। प्रश्न नंबर 23वां है, ग्राम पंचायत के दो कार्य लिखिए। तो कोई से भी दो कार्य हम लिख देंगे। पहला है गांव में सड़कों, नालियों, स्कूलों, कुओं और पानी के स्रोतों का निर्माण और रखरखाव करना। दूसरा स्थानीय कर मतलब टैक्स लगाना, इकट्ठा करना और गांव में रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 24वां, धन विधेयक के मामले में किस सदन के पास अधिक शक्ति होती है और क्यों। तो इसका उत्तर अधिक शक्ति किस सदन के पास होती है बताएंगे और फिर कारण लिखेंगे। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अधिक शक्ति होती है। अब क्यों पूछा था, तो इसका कारण लिखेंगे कि लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसे खारिज या पूरी तरह संशोधित नहीं कर सकती। इसके बाद प्रश्न नंबर 25वां, चुनाव आयोग के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला कार्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव संपन्न कराना तथा चुनाव आचार संहिता लागू करना, और दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर ऋतुओं में बदलाव होने के दो मुख्य कारण हैं। इसमें पहला है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना और दूसरा है पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो दो मुख्य कारण हैं पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन के। तो पहला कारण था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है और दूसरा पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख शुरुआती नेता कौन थे। तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। शुरुआती नेता, इसके प्रमुख शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे। प्रश्न नंबर 28वां है, नगर पालिका के दो कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है शहरों में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति,
पीने का साफ पानी और गलियों सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। इसके बाद दूसरा है शहर के भीतर जन्म और मृत्यु का आधिकारिक पंजीकरण करना और सार्वजनिक पार्कों व खेल के मैदानों का रखरखाव करना। तो इसमें से कोई से भी 2 कार्य आप लिख सकते हो नगर पालिका के। इसके बाद प्रश्न नंबर 29वां है फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई। तो इसका उत्तर है फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति जो कि 1790 में हुई थी, पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान लोकतांत्रिक मूल्य रूपी विरासत छोड़ गई। इसी क्रांति ने दुनिया भर के लोगों को राजशाही और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। इसके बाद प्रश्न नंबर 30वां है राष्ट्रवाद और सामंतवाद व्यवस्था में क्या अंतर है लिखिए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवाद यह अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण, वफादारी और एकता की भावना है। इसमें देश का प्रत्येक नागरिक कानून के सामने बराबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे सामंतवाद। यह एक पुरानी मध्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें राजा जमीनों का मालिक होता था और वह अपने जमीनें बड़े जमींदारों को दे देता था। सारी राजनीतिक शक्ति इन्हीं सामंतों के पास होती थी और आम जनता का कोई अधिकार नहीं होता था। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान के कक्षा 9वीं के मिडलाइन टेस्ट को फुल सॉल्यूशन कर लिया है। इसमें कुल 30 प्रश्न थे और 30 ही प्रश्न का उत्तर हमने पूरा ही करा है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।